बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की, जहां पर घने कोहरे में तेज रफ्तार कार चलाने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई, जिसने पहले नाले की दीवार को तोड़ दिया और उसके बाद जाकर बेसमेंट में गिर गई। इस हादसे में कार सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दर्दनाक मौत हुई है। यह हादसा नॉलेज पार्क इलाके में हुआ, जहां पर खराब विजिबिलिटी के कारण सेक्टर 150 मोड़ के पास तेज रफ्तार कार जो थी वो बेकाबू हो गई और उसके बाद हादसे का शिकार हुई। सूचना पर पुलिस पहुंची, एनडीआरएफ की टीम ने कार सवार को बाहर निकाला, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। मृतक युवक की पहचान 27 साल के युवराज मेहता के तौर पर हुई है, जो अपने माता पिता के इकलौता सहारा थे, लेकिन खराब विजिबिलिटी और तेज रफ्तार ने युवराज की जान ले ली। तो यह घटना ग्रेटर नोएडा पे हुई है, जहां पर यह कार अनियंत्रित होकर एक नाले की दीवार को तोड़ते हुए नीचे गिर गई और उसके बाद इस हादसे में युवराज की मौत हो गई। यूपी में कोहरे ने किस कदर कहर बरपाया है, इसकी तस्वीर यूपी के 3 जिलों से सामने आई, जहां पर घने कोहरे की वजह से 3 हादसे हो गए। फतेहपुर और अमरोहा में जहां घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, तो वहीं अमेठी में कोहरे की वजह से डीसीएम मिनी ट्रक ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। पहली तस्वीर फतेहपुर की हम आपको दिखाते हैं, जहां पर घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक करीब 10 गाड़ियां आपस में टकरा गईं और इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे अमरोहा की, लेकिन आप ये देखिए जो फतेहपुर में स्थिति बनी है। हादसा कानपुर से प्रयागराज जाने वाले हाईवे पर मलवा इलाके में हुआ। दूसरी तस्वीर अमरोहा की है, जहां पर घने कोहरे की वजह से 18 गाड़ियां आपस में टकरा गई और इस हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा नेशनल हाईवे 9 पर डिडौली इलाके के पास हुआ। हादसे की वजह से काफी देर तक जाम लगा रहा। वहीं तीसरी तस्वीर अमेठी की है, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा टल गया, जहां पर डीसीएम मिनी ट्रक ने कोहरे की वजह से आगे चल रहे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से विजिबिलिटी कम है, इस वक्त कोहरा है, उसकी वजह से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और ये तस्वीरें बताती है कि जो भी लोग अपने से ड्राइव करके जा रहे हैं सड़कों पर, उन्हें विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है, वरना तस्वीरें इस तरीके की लगातार बन रही हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक बयान सियासी भूचाल बन गया है, जहां पर कांग्रेस विधायक ने महिलाओं से होने वाले रेप को लेकर अपनी थ्योरी पेश कर दी, जिससे सियासी पारा चढ़ रहा है। अपनी थ्योरी में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया धर्म ग्रंथों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनके इस दावे से न सिर्फ सियासी दल बल्कि ऊंची जाति के तमाम संगठनों का गुस्सा भड़क गया है। पहले आपको सुनाते हैं फूल सिंह बरैया क्या बयान दे चुके हैं, जिस पर मामला गर्म हो गया है। इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। तो कांग्रेस विधायक हैं, ये मस्तिष्क के काम की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका मस्तिष्क किस दिशा में जा रहा है वो उनके बयान पर सवाल भी उठा रहा है और बवाल भी मचा रहा है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उनके नेता जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने फूल सिंह बरैया को पार्टी से निकालने की मांग की है। समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूँ। बिहार की राजधानी पटना में भीषण आग की वजह से हड़कंप मच गया। आग नेशनल हाईवे पर करमली चक के पास एक प्लास्टिक गोदाम में भड़की, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और इसकी वजह से आसपास के इलाकों में लोग खौफजदा हो गए।
आग लगने के बाद इसका इलाके में धुआं फैलना शुरू हो गया। आसपास के लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों ने आग लगने की जानकारी फौरन फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे प्लास्टिक गोदाम में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आसपास आग फैलने के डर से लोग दहशत में आ गए थे। शुरुआत में फायर ब्रिगेड की 2-3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि इस पर काबू पाने के लिए 12 से 15 दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा और तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि आग लगने की इस घटना में किसी की जान नहीं गई। आग क्यों लगी, इसकी जांच हो रही है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना की है, जहां पर प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी और चूंकि प्लास्टिक ज्वलनशील होता है तो ऐसे में तेजी से आग भड़की। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद 1 दर्जन से ज़्यादा दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। और अब बात करते हैं पंजाब के मोहाली की, जहां पर कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सनसनीखेज मामले में शामिल मुख्य शूटर और कुख्यात बदमाश करण पाठक को पुलिस ने खरड़ इलाके में एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो हिरासत से भाग गया था और जब पुलिस की टीम ने इलाके में घेराबंदी की, उसका पीछा किया, तब दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें आरोपी करण पाठक को मार गिराया गया। 15 दिसंबर को मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर दिग्विजय कंवर उर्फ राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हुए, जिसके बाद पुलिस ने आखिरकार वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य शूटर को एनकाउंटर में मार गिराया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला ये क्या है। मोहाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 15 दिसंबर को कबड्डी खिलाड़ी की हत्या हुई थी और दिग्विजय कंवर उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या कर दी गई। 3 आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार हुए थे, लेकिन करण पाठक, तरनदीप और सुखशेर को जब गिरफ्तार किया गया तो उसमें जो करण पाठक था उसने भागने की कोशिश की। करण पाठक ही इसका मुख्य शूटर था। करण पाठक पुलिस की हिरासत से भाग निकला। करण पाठक से पुलिस की मोहाली के खरड़ में मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने के कारण करण पाठक मारा गया। दिसंबर के महीने में मोहाली में कबड्डी प्लेयर और प्रमोटर राणा बलाचौरिया की गोलियां मार के हत्या कर दी गई थी कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान, और उस कत्लकांड में मुख्य शूटर करण पाठक उर्फ करण डिफॉल्टर जो है वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। दरअसल करण पाठक को जो है पंजाब पुलिस ने वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया था। हावड़ा से करण पाठक को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया था और अब ये जो लोग हैं ये मोहाली सीआईए की कस्टडी में थे। यहाँ पे कोर्ट ने इनको कस्टडी में भेजा था, पर पिछली रात जो है करण डिफॉल्टर ने अपनी छाती में दर्द होने का जिक्र किया और उसके बाद इसको जो है हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, मगर रास्ते में ये करण डिफॉल्टर जो है पुलिस की कस्टडी से भाग जाने में कामयाब हो जाता है और तकरीबन 5 से 6 घंटे जो है पुलिस ने उसको ट्रेस किया और उसके बाद इसको जो है मोहाली में जो है खरड़ में जो है इसको ट्रेस किया गया और इसके पास जो है वेपन जो है वो आ गया था और वेपन से इसने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की और पुलिस टीम ने जो रिटालिएटरी फायरिंग की उसमें जो है करण डिफॉल्टर गंभीर घायल हो गया था और उसकी मौत हो गई है। यूपी के शामली में एक माता पिता अपने उस बेटे के लिए परेशान हो रहे हैं जिसने ईरान की सेना ने बंधक बना लिया है। मर्चेंट नेवी में कैप्टन के तौर पर काम कर रहे विजय के बंधक बनाए जाने की वजह से उनके बुजुर्ग माता पिता का बुरा हाल है रो रो कर, जो अब सरकार से बेटे की वापसी की गुहार लगा रहे हैं। कैप्टन विजय के पिता चरण सिंह ने बताया कि वो 4 महीने पहले ड्यूटी पर गया था, जहां अमेरिका से तेल लेकर उसका जहाज भारत वापस आ रहा था, लेकिन ईरान के पास ही ईरान की सेना ने जहाज को रोक लिया और विजय समेत जहाज में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया। विजय के माता पिता अब घर में हवन पूजन कर उसकी जल्द वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही बुजुर्ग माता पिता ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम खत भी लिखा है, जिसमें बेटे की वापसी की गुहार लगाई गई है। तो देखिए, यही वो है कैप्टन जो इस वक्त ईरानी सेना के द्वारा बंधक बनाए गए हैं। तो परिवार ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, घर में पूजा पाठ भी हो रहा है कि जल्द से जल्द जो उनका बेटा है वो वापस आ सके। तो ईरान में फंसे हैं मर्चेंट नेवी के कैप्टन विजय, जिनके माता पिता अब प्रधानमंत्री से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे को वापस लाया जाए। जानकारी ये मिल रही है कि तेल लेकर भारत उनका शिप आ रहा था, लेकिन ईरान के पास ही ईरान की सेना ने उस पूरे
जहाज को बंधक बना लिया और जो भी क्रू मेंबर्स थे उनको कस्टडी में ले लिया और अब उनके रिहाई की भी प्रार्थना हो रही है। साथ ही परिवार ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि कैप्टन विजय को वापस लाने में भारत सरकार की तरफ से भी मदद की जाए। तो आपको हम चिट्ठी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री को जो लिखी गई है। पहली तस्वीर कैप्टन विजय की है जो इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं और दूसरी तस्वीर घर में हवन भी करवाया जा रहा है ताकि भगवान से भी कैप्टन विजय को वापस लाने में मदद मिल सके। कांग्रेस नेता प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया है जिसे लेकर उनका दावा है कि मुंबई के वार्ड नंबर 180 में वोटिंग के दौरान धांधली की गई जिसका कांग्रेस, आप और एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने विरोध किया तो पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, हाथापाई की है। प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ ने इसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लोग वोटिंग सेंटर के बाहर जमीन पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप था कि वार्ड नंबर 180 में रखी 2 ईवीएम मशीन में से एक टूटी हुई थी। ऐसे में इन लोगों ने आपत्ति जताते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इनका दावा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने भी गलतियों को माना लेकिन वोटिंग नहीं रोकी। इस दौरान विरोध कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाई गई। आप देखिए किस तरीके से उनको हटाया जा रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों से पुलिस ने जबरदस्ती की। वहीं वीडियो में पुलिस लोगों को जबरन मौके से हटाती हुई दिख भी रही है। अब सवाल यह है कि जब ईवीएम टूटी हुई थी उसको रिटर्निंग ऑफिसर मान भी रहे थे कि टूटी है तो फिर उससे आखिर वोटिंग क्यों करवाई गई। और इसी को लेकर अब जो कार्यकर्ता है कांग्रेस एआईएमआईएम के वो कह रहे हैं कि फर्जी वोटिंग की गई है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इन लोगों ने दूसरी मशीन से वोटिंग की मांग की थी। ये धरना देने लगे लेकिन पुलिस ने वहां से उनको बलपूर्वक हटा दिया। राजस्थान के कोटा में मंदिर के पुजारी की हटाने पर श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क गया जिसके बाद उन्होंने मंदिर कमेटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। मामला कोटा के महावीर नगर इलाके में मौजूद राम जानकी मंदिर का है। दरअसल इस मंदिर में लंबे अरसे से पंडित दीपक शर्मा ही पूजा अर्चना कराते थे लेकिन पिछले कुछ वक्त से मंदिर प्रशासन ने उनके पूजा करने पर रोक लगा दी थी जिससे मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने मंदिर परिसर में हंगामा करना शुरू कर दिया। मंदिर समिति के खिलाफ नारेबाजी की गई। श्रद्धालुओं का कहना है कि पंडित दीपक शर्मा लंबे अरसे से मंदिर के भगवान की सेवा कर रहे हैं लेकिन मंदिर समिति ने जिस तरह से बिना किसी ठोस वजह से उन्हें हटाया वो गलत है। मंदिर में आई महिला श्रद्धालु इस दौरान ज्यादा नाराज दिखी। वहीं हालात खराब होते देख पुलिस भी मौके पर पहुंची जिसके बाद श्रद्धालुओं को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। तो कोटा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर राम जानकी मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का और वहाँ के जो पुजारी है उनको अचानक से मंदिर समिति ने हटा दिया जिसके बाद स्थानीय लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच गए और उन्होंने इस बात का विरोध किया। अब चलते हैं सीधे आपको पश्चिम बंगाल लेकर जहां से देश को एक नई सौगात आज मिल रही है, स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। और देखिए प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और इस वक्त वो उसी वंदे भारत ट्रेन के अंदर हैं जिसका स्लीपर वर्जन सामने आया है। अभी तक जो वंदे भारत ट्रेन चल रही थी वो चेयर कार थी और अब देखिए आज से स्लीपर जो ट्रेन है वो भी शुरू हो रही है। जो ट्रेन के पायलट हैं उनसे भी प्रधानमंत्री ने जाकर बात की है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। चुनावी राज्य है और जो पहला रूट है वो हावड़ा से गुवाहाटी का शुरू हुआ है, यानी कि ये जो पहली वंदे भारत ट्रेन स्लीपर वाली है ये पश्चिम बंगाल को असम से जोड़ेगी और दोनों ही राज्यों में चुनाव है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वंदे भारत स्लीपर का सफर, हावड़ा से गुवाहाटी तक ट्रेन चलाई जाएगी और आप देखिए किस तरीके से आगाज हो रहा है और जो लोग पहली यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा यादगार बन रही है। प्रधानमंत्री यात्रियों से भी मिल रहे हैं, जो स्टाफ है ट्रेन का उससे भी मिल रहे हैं। यात्रा का समय 2.5 घंटे कम हो जाएगा क्योंकि जो स्पीड है वंदे भारत की वो बहुत तेज है और इसी की वजह से इस रूट पर जो सामान्य ट्रेनें हैं उनसे कम समय लगेगा। भी यात्रा में करीब 18 घंटे लगते हैं लेकिन सीधे तौर पर 2.5 घंटे कम इस यात्रा में लगेंगे। आरामदायक सफर भी होगा, साथ ही साथ वक्त भी कम लगेगा। 16 कोच है, इसमें 1128 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर जो चेयर कार का लंबा सफर था उसमें सुविधा जोड़ी गई है और सुविधा यह है कि अब इस रूट पर स्लीपर वंदे भारत में भी लोग सफर कर पाएंगे। देश में नई शुरुआत हो रही है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ मौजूद हैं और ये देश की पहली
स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है जिसका आगाज हो गया है। 2 रूट फाइनल हुए हैं अभी, और पहला रूट जो है वो है हावड़ा से गुवाहाटी के लिए। पश्चिम बंगाल को असम से ये ट्रेन जोड़ेगी और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है और इसे रवाना कर दिया है। तो मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली स्लीपर ट्रेन वंदे भारत को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। इस वक्त सबसे प्रीमियम ट्रेन जो भारत में है वो वंदे भारत ही है, और इसका अब स्लीपर वर्जन भी लाया गया है। देश भर में जितने भी वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं वो चेयर कार हैं, जिसमें बैठकर ही सफर किया जा सकता है लंबी दूरी के बावजूद भी। लेकिन अब उस वंदे भारत ट्रेन को स्लीपर वर्जन भी उसका लाया गया है, और उसी की जो पहली यात्रा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर बच्चों से भी बात की, जो स्लीपर वंदे भारत के पायलट हैं उनसे भी उन्होंने बात की, और इसके साथ ही साथ उसकी तकनीकी जो खूबियां हैं उसको भी प्रधानमंत्री ने समझा। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर उसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के अंदर बच्चों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त उन्होंने हरी झंडी दिखाई है देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को, जो हावड़ा से गुवाहाटी तक जाएगी। और ये जो पूरा 18 घंटे का सफ़र है उसमें 2.5 घंटे की कमी भी आएगी, यानी कि समय भी कम लगेगा और कंफर्ट भी ज़्यादा होगा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हो गई है, और प्रधानमंत्री ने हावड़ा से गुवाहाटी तक जाने वाली पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। आप देखिए किस तरीके से बच्चों के साथ वो बात कर रहे हैं। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात पश्चिम बंगाल को मिली। हावड़ा से गुवाहाटी तक ये ट्रेन चलाई जाएगी। यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा, और अभी तक यात्रा में 18 घंटे का वक्त लगता था हावड़ा से गुवाहाटी तक का, लेकिन अब इसमें कमी आएगी और 15.5 घंटे में ही ये सफ़र पूरा हो जाएगा, वो भी पूरी आराम और सुविधा के साथ। इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 कोच लगाए गए हैं, 1128 सीटें हैं, और इन्हें यात्रियों की सुविधा के मुताबिक तैयार किया गया है ताकि उन्हें लंबी यात्रा के बाद भी थकान का एहसास न हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा टाउन से इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है, और उसी वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्लीपर वंदे भारत को रवाना कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल से असम को ये ट्रेन जोड़ेगी, रफ्तार के साथ, सुविधा के साथ, और इसके साथ ही साथ आधुनिक सुरक्षा युक्त तकनीकी के साथ। तो ये तस्वीरें मालदा टाउन रेलवे स्टेशन की है, जहां पर हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली स्लीपर ट्रेन वंदे भारत को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। तो पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है, और इसके उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री ने बच्चों से भी बात की। मनोरंजन की इसमें इंतजाम है, टीवी और वाईफाई दिया गया है, और जो चेयर कार है। लेकिन फिलहाल वंदे भारत का जो स्लीपर सफ़र है उसमें रात में ये लंबी दूरी के रूट पर ट्रेन चलाई जाएगी। और हमारे सहयोगी आरित्रिक भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। आरित्रिक, जिस तरीके से स्लीपर वंदे भारत चलाई गई है, क्या खूबियां आपने इसमें देखी हैं, और यात्रियों का पहला रिएक्शन क्या है जो पहला सफर करने जा रहे हैं इसमें? देखिए, आज जो यात्रियां यहाँ है वो तो बहुत खुश है, क्योंकि ये वंदे भारत में 2 चीज मिलेगा, वो कंफर्ट भी मिलेगा और सुरक्षा भी मिलेगा, क्योंकि वंदे भारत इनबिल्ट कवच 5 पॉइंट वो इंस्टॉल्ड है। इसमें जो सुरक्षा की बात करी जाए तो वंदे भारत उसमें एकदम तैयार है। सीट भी कंफर्टेबल है, हर एक सीट के साथ चार्जर, हर एक सीट के साथ रीडिंग लैंप, और एसी का वेंट दिया गया हुआ है। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है हर एक कमरे में, और अगर जो ड्राइवर केबिन में हम जाएंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा कि सीसीटीवी वहाँ से मॉनिटर भी कर सकते हैं, और हर एक कमरे के साथ टॉक बैक भी है कि किसी भी परेशानी हो तो वो डायरेक्ट ट्रेन मैनेजर से बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरित्रिक आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो वंदे भारत ट्रेन का जो स्लीपर वर्जन है वो शुरू हो गया है। अगर हम इस ट्रेन के इतिहास की बात करें तो इस वक्त 80 लाइन पर यह ट्रेन चल रही है। अगर हम रूट्स की बात करें, साथ ही साथ 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी। अगर हम चेयर क्लास की बात करते हैं तो इसमें एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास है और चेयर क्लास है, इसके साथ ही साथ तमाम सुविधाओं से लेस चेयर क्लास का ट्रेन भी है।
पर जो स्लीपर वंदे भारत है, ये लोगों को ओवरनाइट जर्नी जो करनी होती है उसमें एक बड़ा शानदार सफर का अनुभव देने वाली होगी। बिहार की राजधानी पटना में एक बुजुर्ग महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। वारदात शास्त्री नगर इलाके में सामने आई, जहां पर शिक्षक के पद से रिटायर हुई बुजुर्ग महिला अकेले रह रही थी और इसी दौरान बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। इस वारदात की वजह से पूरे इलाके में दहशत मच गई। लोग खौफजदा दिख रहे हैं। लोगों के मुताबिक जिस महिला की हत्या हुई उनके 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों बिहार से बाहर रहते हैं। वारदात के बाद अब पुलिस मौके पर सुराग तलाश रही है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस जल्द ही हत्यारों को पकड़ने का दावा कर रही है। एक वृद्ध महिला रहती थी, उनका जो है शव बरामद हुआ है। शव जो है वो मिस्टीरियस कंडीशन में है, तो हम लोग जो है वो हर एंगल से जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। गला जो है वो थोड़ा सा कटा हुआ है। गला में जो है जो बता रहे हैं परिजन कि गला में एक सोने का चेन था और एक अंगूठी था, वो मिसिंग है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले और बॉलीवुड फिल्मों में कई यादगार संगीत देने वाले AR रहमान का एक बयान चर्चा में है, जिसने हिंदू मुस्लिम वाली सियासत को गर्म कर दिया है। दरअसल AR रहमान ने एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बीते 8 साल से उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया है। अब रहमान का ये बयान सियासी कॉरिडोर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं AR रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। AR रहमान साहब एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, इंटरनेशनली वेल नोन अक्लेम्ड एक म्यूजिक कंपोजर है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गए बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। ऐसा है कि AR रहमान बहुत ही बड़े म्यूजिशियन है, उनको इस तरह की तकलीफ होती होगी जस्ट फॉर बिकॉज ही इज ए मुस्लिम, तो मेरे ख्याल से ये बहुत दुख की बात है। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल AR रहमान के दिए बयान पर हमलावर हैं, जिनकी माने तो परिस्थितियां जैसी कल थी वैसी ही आज है। कुछ आदमी जो है ना, माथा में सबको कीड़ा घुस जाता है, हिंदू मुस्लिम ये सब बात बोलने का। ऐसी कोई बात नहीं है। इस देश में सबका साथ सबका विकास। जब AR रहमान जी को बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े गाने वो किया करते थे, वो परिस्थिति आज भी है, वही परिस्थिति पहले भी थी। तो इस तरह से कहना, अपने आप को विक्टिमाइज करना सरासर गलत है। बता दें कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रणवीर कपूर स्टारर रामायण इसी साल के आखिर में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने ही दिया है, लेकिन जिस अंदाज में AR रहमान ने बीते 8 साल का जिक्र किया है, उसने सियासी तपिश बढ़ा दी है। AR रहमान के बयान पर घमासान जारी है। सिंगर शान ने इस मामले में क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। नहीं, जहाँ तक काम नहीं मिल रहा है वो तो आपके सामने मैं जो खड़ा हूँ, इतने सालों से इतना गाया हूँ, मुझे भी काम नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं इसके अंदर ज़्यादा जाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ पर्सनल बात होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, और हमें कितना काम मिलना चाहिए ये तो हमारे हाथ में नहीं है। जो भी काम मिले उसे अच्छे से करें। और रहमान साहब को जो भी काम मिलता है वो उनकी एक सिग्नेचर स्टाइल है, बहुत कमाल के वो कंपोजर है। सो अगर ऐसी कोई बात होती, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी कम्युनल माइनॉरिटी एंगल जो भी आप कह रहे हो, म्यूज़िक में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी बात होती तो हमारे सारे तीनों सुपरस्टार्स जो 30 साल से, वो भी अगर आप कहें तो माइनॉरिटी में, बट उनकी फैंस किसी से कम है। AR रहमान के बयान पर लेखिका शुभा डे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने AR रहमान के बयान को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में प्रतिभा देखकर अवसर मिलता है। ये बहुत डेंजरस कमेंट है। आप में टैलेंट हो तो आपको चांस मिलेगा, आप में टैलेंट नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन बीइंग अ फैक्टर कि आपको चांस नहीं दे रहे हैं। सो व्हाट ही इज सेइंग, ही इज सच अ सक्सेसफुल मैन, ही इज सच अ मैच्योर मैन, he should not have said it. Maybe he has his reasons. आपको उनसे ही सवाल ये पूछना पड़ेगा। मेघालय के शिलांग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां के गोयनका कंपाउंड में आग लग गई। इस आग की चपेट में 50 से 60 घर आ गए। आग लगने की खबर सामने आने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि ये आग लगातार फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनसे भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर तक उठती नजर आई। इसे देखकर ऐसा लगा मानो आज हर चीज को जलाकर राख कर देगी। आग के मामले की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर पानी की बौछार करते दिखे।
कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग को बुझा दिया। तो इस शिलांग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग लगी थी और ये आग इतनी बड़ी थी कि इसको बुझाने में काफ़ी वक्त लग गया। इस आग की चपेट में 50 से 60 घर आए और दूर तक इसका जो धुआं था, इसकी जो आग की लपटें थी वो देखी जा रही थी। हालांकि मौके पर दमकल की कई गाड़ियों को भेजा गया और आग पर काबू पाया गया। तो आप देखिए किस तरीके से आग एक लगी और पूरे रिहायशी इलाके में फैल गई। यानी कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी तेज़ी से फैली है। 50 से 60 घरों का उसकी जद में आ जाना बताता है कि आग भीषण थी और देखते ही देखते इसने 50 से 60 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। यूपी के बिजनौर में एक कुत्ता चर्चा का केंद्र बना हुआ है और उसकी वजह है कि कुत्ते का रहस्यमयी व्यवहार। क्योंकि कुत्ता बीते 4 दिन से हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा लगा रहा था, लेकिन अब वो कुत्ता शांत होकर एक स्थान पर बैठ गया है। जिसे श्रद्धालु दैवीय चमत्कार मान रहे हैं और कुत्ते के पैरों में माथा टेककर उस पर पैसे चढ़ा रहे हैं। कुत्ते को पूजने और उसके आगे माथा टेकने वाले श्रद्धालुओं की लाइन लगी है। आलम यह है कि कुत्ते के दैवीय होने की बात दूर दराज गांव तक फैल चुकी है, जिससे बड़ी संख्या में लोग कुत्ते के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और रोड पे घूम फिर के फिर यहाँ आ गए, यहाँ गोल गोल चक्कर लगाया अंदर बरामदे में, फिर यहाँ लगाने लगे के 4 तरफ। और ये इन्होंने खाने में दूध दिया एक दिन, जब से ऐसे ही है। अब क्या कर रहे हैं ये? अब आराम में लेटे हुए हैं। ये पूरा मामला नगीना तहसील के नंदपुर गांव के प्राचीन मंदिर का है। लेकिन जैसे ही खबर फैली कि परिक्रमा लगाने वाला कुत्ता कुछ खा नहीं रहा है, तो उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। मंदिर के आसपास मेला लग गया। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई कुत्ते को दैवीय बता रहा है तो कोई काल भैरव का अवतार। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये कुत्ता बीमार है, उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पशु चिकित्सक की टीम ने कुत्ते का चेकअप किया, उसे ड्रिप चढ़ाई जा रही है। इसके शरीर में पानी की कमी हो रही है, खाना ये नहीं खा रहा है, इसलिए फ्रूट थेरेपी हमने इसे दी है, जिससे कुछ दवाइयाँ दी हैं जिससे इसकी भूख आए और डिहाइड्रेशन ना हो, जिससे डिहाइड्रेशन होने की वजह से इसकी जान को खतरा हो सकता है। मंदिर में उमड़ती भीड़ को देखकर अब वहां रौनक बढ़ गई है। लोग न केवल दर्शन करने आ रहे हैं, बल्कि इस अनोखे दृश्य को अपनी आंखों में कैद करने और कुत्ते का आशीर्वाद लेने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर के बाहर छोटे व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजा ली। जहां एक तरफ लोग इसे भक्ति का प्रतीक बताते हैं, वहीं कुछ लोग कुत्ते को बीमार बता रहे हैं। इसके बावजूद मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। कुत्ता अब इस इलाके में जिज्ञासा और श्रद्धा का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। राजस्थान के अलवर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 2 गाड़ियों के बीच ऐसी जबरदस्त भिड़ंत हुई कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि एक कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि अपना कंट्रोल नहीं रख पाई और अलवर की तरफ से ककराली की ओर जा रही दूसरी कार को उसने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दूसरी कार बुरी तरह पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे से आसपास हड़कंप मच गया। बता दें कि इससे पहले भी इस जगह एक हादसा हुआ था, जिसमें एक थार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी बार हुई इस सड़क दुर्घटना से स्थानीय लोग आक्रोश में हैं।